हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपका बेसिक इकोनॉमिक्स का MG KVP यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि हम 26 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट बी है, जिसमें हम MG KVP यूनिवर्सिटी का बेसिक इकोनॉमिक्स माइनर का पेपर देख रहे हैं, जो कि पिछले साल आया था। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह तक आपको सारे पेपर जो सारा कुछ मटेरियल है, जितना भी कुछ मेरे पास है नया, वो सारा प्रोवाइड कर लूँ, करा दूँ आपको। बस प्रॉब्लम इतनी सी रही कि आज जो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल था, इस वजह से मैं सुबह से कॉलेज में था और काफ़ी ज़्यादा लेट छूटा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मैं कॉलेज से आने में। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, वरना तो मैं आपकी वीडियोस सुबह ही बनाकर डाल देता। ठीक है, अब आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। 27 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। ठीक है, इन ग्रोथ प्रोसेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट। तो ये पूछ रहा है इन ग्रोथ प्रोसेस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ शिफ्ट होती है? तो वो आउटवर्ड शिफ्ट होती है। कैसे होती है? आउटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज रिलेटिव मोर इम्पोर्टेंट। क्या पूछ रहा है? इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो इनमें से क्या चीज़ है जो रिलेटिव होगा, मतलब कि मोर रिलेटिव होगा? तो इनमें से क्या चीज़ है? आपका इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स आएगा। क्या आएगा? इंक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन कंजम्पशन भी नहीं होगा। आपका क्या जाएगा? कैपिटल गुड रहेगा। ठीक है, कैपिटल गुड में अगर इंक्रीज करोगे तो ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। विच इज़ नॉट द एजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप इन तीनों को देखो, ये तीनों के तीनों एजम्पशन है पॉसिबिलिटी कर्व की, तो ये क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं होगा, क्वेश्चन होगा विच इज़ द एजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन में गलती है, इसका नंबर अगर पिछली बार का सबको मिलेगा ही मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ से रिलेट करता है? तो आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब देखते हैं किस चीज़ से रिलेट करता है। आपका जो है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लिविंग। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल है, अगर इंक्रीज होगा स्टैंडर्ड लिविंग से तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? गरीबी का निवारण, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा क्या है? रिमूव। मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि क्या होगा, जो अगर पॉइंट होंगे तो आपका क्या होगा? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो इसमें ऑल ऑप्शन सही हो जाएंगे। 31 में आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंस्ट्रक्टेड विद। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है इकोनॉमिक। और देखो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन इनइक्वलिटी और इंक्रीज इन पॉवर्टी। मतलब गरीबी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, तो ये तो ग्रोथ से रिलेटेड है ही नहीं। सीधा सीधा है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नीचे। क्या पूछ रहा है? विच इज द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इनमें से पूछा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका लुइस ने ग्रोथ डेवलपमेंट का मॉडल दिया था, अमृता सिंह भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, और जिन भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही। ऑल द अबव, ऑल दीज। विच इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ टेक ऑफ। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी वाले में भी था, या पता नहीं बेसिक इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया था। अभी कुछ दिन पहले की बात मुझे याद आ रही है, या हो सकता है घर पे जो बैच चल रहे हैं उसमें पढ़ाया हो, क्योंकि याद नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो याद नहीं रहता। सुबह से कॉलेज में पढ़ाया, कॉलेज में इतने आज प्रैक्टिकल लिया था तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वहाँ किसी को समझाया हो। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड होता है? जो टेक ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपकी जो कर्व है ना, वो इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाए, टेक ऑफ कर जाए और फिर एकदम से नीचे गिर जाता है। तो ये डब्ल्यू रूस्टो की स्टेजेस हैं। ये 3 स्टेजेस मिलेगी डब्ल्यू रूस्टो की। तो एक स्टेज होता है जिसमें स्थिर चलता रहे, फिर एक बढ़ता चला जाए और फिर एक नीचे हो जाए, गिर जाए। तो आपके 2 तरीके से बनता है, एक तो इस तरीके से बनता है और एक ऐसा बनता है, ये ऐसे बढ़ता हुआ और फिर ऐसे घटता हुआ। ठीक है, तो ये स्टेजेस होते हैं, किसकी होती हैं? डब्ल्यू रूस्टो की होती हैं। आगे चलते हैं। पूछ रहा है इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है और वो किस चीज़ की स्टडी करता है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसी पेपर में पीछे भी आया हुआ है। प्रोडक्शन की स्टडी करता है, कंजम्पशन की स्टडी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करता है। तो आपके ऑल द अबव सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबको पता है जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसकी है, आप सभी जानते होंगे, किन्स की है। अब देखो किन्स में भी उन्होंने देखो कितना बढ़िया अच्छा काम करा, एक जे.एम. किन्स दे दिया और एक जे.एन. किन्स दे दिया। तो आप सभी को पता होगा जे.एम. किन्स होता है ना कि जे.एन. किन्स, तो मतलब ये गलत है, ठीक है। तो उन्हें पता है ना, ये तो पता ही होगा बच्चों को, लेकिन वो जे.एम. किन्स और जे.एन. किन्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से इन्होंने दे दिया। आगे चलते हैं। विच आर द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है। आपका नेचर रिसोर्सेज बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर है। तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सही आपका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अरे मैं गोला बनाना चाह रहा था, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक सिस्टम, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा इस वाले में, ठीक है, ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम। आगे चलते हैं। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा। द करेक्ट नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन याद है आप किसी को, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है, ठीक है। इसका पूरा नेम जो वेल्थ ऑफ नेशन का है वो आपको पता होना चाहिए। पूरा नेम जो है वो है एन इक्वलिटी इनटू द नेचर एंड द कॉसेज ऑफ वेल्थ। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो पहला है वही वाला सही है, ठीक है। कॉसेज एंड नेचर नहीं है, नेचर एंड कॉसेज है, ठीक है, याद रखना, नेचर एंड कॉसेज ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो ये आपका सही हो जाएगा। किसकी बुक है, एडम स्मिथ की बुक है। ये बुक तो याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है बुक। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक स्टॉक वेरिएबल, एक फ्लो वेरिएबल। अब इसमें फ्लो वेरिएबल कौन कौन से हैं, फ्लो वेरिएबल कौन सा है इनमें से, तो आपका जीडीपी जो है वो फ्लो वेरिएबल है, और ये तीनों स्टॉक वेरिएबल में आते हैं। कौन से में आते हैं, स्टॉक वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर स्टॉक वेरिएबल विच इज करेक्ट। स्टॉक वेरिएबल के पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये तीनों के तीनों ही स्टॉक वेरिएबल के पार्ट होते हैं, तो आपका 39 का हो जाएगा ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ एक्स मीन्स, अब देखो एफ एक्स, ये वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये देखो एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का क्या है, फंक्शन है। ये थोड़ा स्टैटिक का पार्ट आपके में दे रखा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमारी वाली वीडियोस में नहीं होगा, क्योंकि हमारे वाले वीडियोस में ये पार्ट नहीं आया है। मतलब कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स माशा कुमरी का है ना, उसमें ये पार्ट नहीं आता है स्टैटिक्स वाला, ये आपके यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं बना ही देता। तो इसके लिए आप यहाँ से समझ लेना, छोटे मोटे चीज़ें बहुत सिंपल है। देखो x क्या है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, देयर आर दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, दोनों कैसे हैं, दोनों वेरिएबल है। अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो खुद पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन y डिपेंड है किस पे, x पे, क्योंकि अगर x की कोई वैल्यू आएगी तो अगर मैं x को बढ़ा दूं, कुछ बड़ा वैल्यू x की डाल दूं, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x y पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि x इंडिपेंडेंट है। तो इसका ऑप्शन जो 4 है ना वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों इसमें आ रहे हैं, तीनों के तीनों सेम चीज दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। देखो एक और आ गया dx आपके डिमांड से रिलेटेड, px आपके प्राइस से रिलेटेड है। इसका मीन पूछ रहा है। देखो ये कह रहा है, देखो प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, ये वही चीज है, मतलब कि x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा, यहाँ वाले पार्ट में जो ऊपर बताया था। तो व्हेन द प्राइस चेंज डिमांड आल्सो चेंज, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जब डिमांड के लिए नहीं, उल्टा हो जाएगा फिर से। तो ये क्या है, जब प्राइस में चेंज होगा मतलब अंदर वाले में चेंज होगा, जब बाहर वाले में चेंज होगा, तो ये चीज होती है, ये फंक्शन कहलाता है। ये आपको मैंने मतलब कि हमारे वाले अगर उसमें देखोगे तो फंक्शन के उसमें मिल जाएगा, जो फंक्शन का होता है ना, फंक्शन वाला प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत मैंने समझाया है। रिग्रेशन, अब इसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि एमए में आते हैं और जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके यहाँ भी आता है। तो ये मैथ्स का पूरा पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट, तो उसके बाद बात कर रहे हैं। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक स्टैटिकल मेथड है। कैसा मेथड है, स्टैटिकल मेथड है। और स्टैटिकल मेथड में भी क्या है, शोन रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, बिल्कुल सही है, ये पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। 42 का 1, 42 का क्या हो जाएगा 1। क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है, मैथमेटिकल एक स्टडी होती है रिग्रेशन, और ये इसका मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन 2 और मोर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और किसी 2 और 2 से ज़्यादा में होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
फॉर रिग्रेशन इक्वेशन, एक रिग्रेशन इक्वेशन दे दी। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती है, ये देखो वही चीज़ है y। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नोट लिखा है, ठीक है। मैं भी जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं भी एक बार को नोट नहीं पढ़ पाया था और सीधा मैं आंसर करने लगा था, फिर मेरा बाद में ध्यान गया, मैंने कहा नहीं मैंने गलत पढ़ लिया। देखो y यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने बताया था क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी बताया था ना। तो y तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, a यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। x क्या है, x वेरिएबल है, कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और b एक रिग्रेशन है, क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, क्योंकि ये x का कॉफिशिएंट है। तो ये भी a भी क्या होना चाहिए था, या तो कॉफिशिएंट होना चाहिए था या फिर कांस्टेंट होना चाहिए था, और यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसका मतलब a वाला जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। नॉट के लिए, किसके लिए, नॉट के लिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बात करते हैं, रिग्रेशन में भी, रिग्रेशन कैसा हो सकता है, इनमें से रिग्रेशन कैसा हो सकता है 40, हाँ रिग्रेशन कैसा हो सकता है। अब 44 में रिग्रेशन की बात कर रहा है। अगर हम रिग्रेशन की बात करें ना तो रिग्रेशन सिंपल भी हो सकता है, पार्शली भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, उसमें सिंपल वाला होता है कि सिंपल तरीके से रिलेट कर रहा है एक्स वाई के साथ, और फ्रीक्वेंसी बेस पर भी अलग टाइप का होता है और वो पार्शली भी हो जाएगा। तो देखो सिंपल और मल्टीपल तो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं स्टैटिस्टिक्स में, दोनों के दोनों। तो पार्शली भी हमको लेना पड़ेगा कि दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर है नहीं ना कि दो ऑप्शन को करेक्ट कर ले हम, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। 2 सेकंड रुको, मैं चार्जर लगा दूं। आगे चलते हैं। स्लोप आर, स्लोप कैसी होती है, मैंने आपको कई बार पढ़ा है। स्लोप कैसी होती है, निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है। निगेटिव ऐसे होती है, निगेटिव स्लोप ऐसी होती है, ये रही निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव स्लोप ऐसी होती है बढ़ती हुई। और जीरो स्लोप कैसी होती है, जीरो स्लोप ऐसी होती है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली दिख जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ऑल द अबव। आगे चलते हैं। स्लोप इज मेजर्ड एज, स्लोप कैसे मेजर की जाती है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यही वाला हो जाएगा। अब देखो दो तरीके से, अगर हम मैथमेटिकल तरीके से ले, क्योंकि अभी हम मैथमेटिकल लेके चल रहे थे ना, तो मैथमेटिकल तरीके से ले तो आपको पता ही होगा, अगर आपने 10 तक मैथ्स पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है तो आपको भी फिर भी पता होगा। tan थीटा, tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, ढाल कहलाता है। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको बनाऊं, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ था, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको पता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण होता है, ये बेस होता है, आधार होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो अगर आप tan थीटा याद हो आपको, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बेस। और परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं हमेशा, यहाँ पर y लेते हैं, y मतलब कि इनकम लेते हैं, और यहाँ पर हम x लेते हैं। तो क्या हो जाएगा नॉर्मली, तो हो जाएगा चेंज इन y अपॉन, चेंज इन y अपॉन, अगर आपने इंडिफरेंस कर्व किया है तो आपको याद आ जाएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। ये नॉर्मली मतलब कि नॉर्मल मैथ्स भी हम इकोनॉमिक्स में लगा सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर इकोनॉमिक तरीके से बात करें, मतलब कि हम मैथ्स में ना जाएं, तो y क्या होता है, y डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट ऊपर आएगा और इंडिपेंडेंट नीचे आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर हम x को चेंज करेंगे तो y खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। इसे ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि tan थीटा में tan थीटा स्लोप भी होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। कई बार बस यही होता है, जब मैं समझाने लगता हूँ ना तो मैं थोड़ा ज़्यादा समझा देता हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छे से डीपली समझाने की वजह से ना कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने लग जाता हूँ। पर लेकिन कुछ बच्चों को क्या लगता है, कुछ बच्चों को वो बोरिंग लगता है, क्योंकि वो एकदम से देख रहे हैं, कल बस एग्जाम है इस वजह से पढ़ रहे हैं। अब मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको अगर कल ही एग्जाम है तो मैं नॉर्मल सीधा सीधा बता दूँ, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है कि मैं समझा दूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको, कि एग्जाम में अगर उधर से कॉन्सेप्ट आ जाए तो कर सको आप। ये पूछ रहा है प्राइस इलास्टिक डिमांड। देखो अगर आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, तो आप एक सिंपल सा काम करना, अगर आपके पास समय बच रहा हो, ठीक है, ये वीडियो आप तक आ जाएगी, रात को आ जाएगी, या तो 12 बजे तक
या मैं देखता हूँ अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर मैं सुबह को 5 बजे तक ये वीडियो आपको तक डाल दूंगा। एक काम करना, जल्दी से जाके 9 मिनट की, सिर्फ 9 मिनट की मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो होगी, आप जाके ना इलास्टिसिटी वाली वीडियो ले लेना, ठीक है। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इलास्टिसिटी वाली वीडियो चली हुई है, उसमें आपको ना सारे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो क्या है, आपका पहला ही फॉर्मूला सही है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन टोटल प्राइस, ये आपका इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हैज द काइंड, कितने काइंड की होती है, 5 तरह की होती है। देखो 5 तरह की तो होती है अगर मेनली पूछी जाए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पता नहीं वो कैसे लेगी, पर अगर क्या पूछा जाए मेनली पूछा जाए तो 3 तरह की होती है। 3 में कौन कौन सी होती है याद है आपको, एक तो इलास्टिक डिमांड, यूनिटली इलास्टिक डिमांड, और आपकी तीसरी क्या थी, इन इलास्टिक डिमांड। तो फिर इलास्टिक, यूनिटली इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये 3 तरह की तो मेन होती है। लेकिन 5 तरह की क्या होती है, इलास्टिक में भी 2 तरह की होती है, एक परफेक्टली और एक इलास्टिक, ठीक है। और आपकी क्या कहते हैं, इन इलास्टिक में भी 2 होती है और बीच में हमारी वैसी मिलती है यूटिलिटी वाली, तो ये होती है इस तरीके से। तो आपको देख लेना कि किस टाइप से लेगा, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर ए गुड इन इज इनइलास्टिक द प्राइस इंक्रीज। देखो ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी गुड है वो इलास्टिक है, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। उसमें प्राइस तो क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब कि प्राइस, सुनो एक काम करना आप सभी, एक ना वीडियो है, 2 वीडियो है, वो 2 फॉर्मूले वाली वीडियो है। आप पता क्या करना, आप जाना किसके अंदर, प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यू करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप नीचे जाकर देखोगे 2 फॉर्मूले वाली वीडियो है, 2 फॉर्मूले, उसमें लिखा है फॉर्मूला वीडियो। उसके अंदर ना आपको सारे फॉर्मूले और सारे डायग्राम एक जगह में मिल जाएंगे, तो आपको सीधा वहीं से मिल जाएगा। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसे दोबारा से चेंज करके डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो फॉर्मूले वाली वीडियो है, दोनों पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, 2 पार्ट में है। तो वहां पर आपको डायग्राम मिलेगा। इसमें क्या होता है कि प्राइस तो चेंज होता है, पर लेकिन प्राइस चेंज के साथ साथ डिमांड चेंज नहीं होती, डिमांड डज नॉट चेंज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज, डिमांड चेंज नहीं होगी। तो ये आपके 5 डायग्राम मिलेंगे, यही 5 इलास्टिसिटी वाले के, ठीक है। इसलिए मैंने 5 आंसर बताया था ऊपर वाले का, पर वो हुआ था हमारे यूनिवर्सिटी में भी ना, इस 5 को ना 3 कर दिया गया था। तो कई बार होता है यूनिवर्सिटी अलग से ले लेती है, और मैं यही कह रहा हूँ जो मैं आपको सभी करा रहा हूँ ना, ये वैसे तो 100% सही है क्वेश्चन, पर लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने गलती से गलत बोल दी हो, मतलब जल्दबाजी में बोलते रहता हूँ तो गलत हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी भी अलग लेती है, मतलब आंसर को अलग लेती है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखा करो, क्योंकि बच्चे ना बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं कि आपने गलत पढ़ा दिया। बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, हो सकता है ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन हो गया हो, तो मैनेज कर लिया करो। आगे चलते हैं क्लासिकल थ्योरी पे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इज डिटर्मिनेट बाय, क्या कह रहा है कि क्लासिकल थ्योरी में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। तो वो जो कैसे डिटर्मिनेट किया था, बहुत दोनों तरीके से किया जाता है। कैसे, दोनों तरीके से, आपकी सप्लाई ऑफ कैपिटल भी और डिमांड ऑफ कैपिटल भी, दोनों को देख के किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज द एग्जाम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की एजम्पशंस है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, इनकम लेवल ऑफ कंटेंट बिल्कुल है, द प्राइस लेवल ऑफ कंटेंट बिल्कुल है, ये सारे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 51 तक करा दिए, अभी इसमें 75 तक कुछ क्वेश्चन बचने हैं, तीन स्लाइड बच रही होगी बस। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं और अब दूसरी वीडियो मैं आपको अभी बना देता हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।